हाय गाइज, आप लोग देख रहे हैं हीसू यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों को हीसू यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 चैप्टर 13 के कुछ प्रमुख सूत्रों के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाया गया है। अब जो है तो हम 13 अध्याय के बारे में उनके सवाल लगाने के लिए हम जो है तो उन्हें देखेंगे कि किस तरीके से हमें सवाल लगाना है। उसके लिए मैं आपको कुछ जो है तो कुछ आपको शेप और उनके सूत्र एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला है आयत। तो आयत आयत मतलब कि आयत क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है तो अलग अलग होती है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने आपको बताया कि वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसकी एक भुजा को हम मान लेते कि a है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, और परिमाप होता है 4a, और वर्ग का विकर्ण होता है a√2। इसी तरीके से वृत्त को हम सर्किल भी बोलते हैं। तो वृत्त में हमें क्या ध्यान रखना है कि वृत्त में हम जैसे कि मान लेंगे कि ये जो बिंदु है, ये जो हमारे को ये गोलाकार है, ये आकृति वृत्त की है, इसमें ये बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र से लेके किनारे तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। अगर इसी तरीके से हम इस केंद्र से इसी लाइन को हम इस तरफ भी बढ़ा देंगे तो या इस कोने से लेके इस कोने तक की लंबाई को हम व्यास कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो है तो वृत्त में त्रिज्या क्या होती है, और त्रिज्या जो है व्यास का आधा होती है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यदि हमें व्यास दिया है, जैसे कि व्यास अगर 14 दिया है तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, व्यास की आधी आधी मतलब 7 हो जाएगी। तो गाइज, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई का मान 22/7 होता है। अब वृत्त का परिमाप या परिधि, वृत्त की परिमाप बोले या परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr होती है। इस तरीके से यहाँ पे हमने बताया गया है कि पाई बराबर 22/7, या कि इसी का मान 3.14 होता है। अब अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे। अर्धवृत्त का मतलब ये है कि यदि हम इसे यहाँ से इस तरीके से आधा आधा कट कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है तो आधा वृत्त है, अर्धवृत्त को ही हम आधा वृत्त कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, तो आधा है तो यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r। यहाँ भी बताया गया है कि पाई का मान 22/7, मतलब कि ऑलवेज पाई इज इक्वल टू 22/7। पॉइंट में इसकी वैल्यू होती है 3.14। इतना आपको जानना है। इस तरीके से जो है तो ये अर्धवृत्त हो गया। अब इसी तरीके से कुछ और शेप के बारे में जान। अब इस तरीके से जो है तो हमें जो है तो ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बारे में जानना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का मतलब ये है कि जैसे कि कोई वृत्त है, अब वृत्त का केंद्र O है, और O से इस तरीके से दो त्रिज्याएं A और O से लेके B तक की, O से लेके A तक की और O से लेकर के B तक की, ये दो त्रिज्याएं खींची जाए तो जो ये हमको ये डार्क ये जो हिस्सा बनता है त्रिभुज के आकार का, वृत्त के अंदर इस तरीके से त्रिभुज के आकार का जो वृत्त बनता है, ये कहलाता है त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं के द्वारा बना हुआ क्षेत्र त्रिज्या खंड कहलाता है। तो जब इस तरीके से ये बनेगा तो यहाँ पे एक कोण बनेगा जिसे हम थीटा से दर्शाएंगे। ये कोण बनेगा तो कोण को हम क्या कहेंगे, थीटा से दर्शाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर θ/360। और हमें यही जानना है। और दूसरी चीज़ हमें जानना है कि त्रिज्या खंड की लंबाई बराबर होता है
2πr/360। हमें जो है तो केवल इन दो सूत्रों के बारे में जानना है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर πr² θ/360 होता है और त्रिज्या खंड की लंबाई बराबर होती है 2πr/360। इस तरीके से अब हम घन के बारे में जानेंगे। घन हमने आपको बताया कि घन क्या होता है, घन का आकार कैसे होता है। घन जो है तो घन में 6 सतह होती हैं और ये जो है तो 6 वर्गाकार सतह से मिलकर बनता है। तो मतलब कहने का घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये घन की लंबाई हो गई, ये घन की चौड़ाई हो गई और ये घन की ऊंचाई हो गई। तो घन में आपको ये ध्यान रखना है कि घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² कहलाता है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है 6a²। और घन का आयतन कहलाता है a³ और घन का विकर्ण कहलाता है a√3। इस तरीके से इन सूत्रों का हम उपयोग करेंगे 13 अध्याय में। अब घन के बाद हमको जानना है घनाभ के बारे में। तो घनाभ के बारे में जानने के लिए हमें ये जानना है कि घनाभ में कितनी सतह होती हैं। घनाभ में 6 सतह होती हैं और घनाभ में 6 सतह होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या जानना है कि घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। गाइस, ये चित्रों को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। जैसे कि प्रश्न में घनाभ बोले तो आपको ये चित्र याद आ जाना चाहिए कि किस आकार में घनाभ होता है, किस आकार में घन होता है। तो घनाभ की लंबाई को लेंथ मीन्स लंबाई, घनाभ की लंबाई को L से दर्शाएंगे, घनाभ की चौड़ाई को B से दर्शाएंगे, घनाभ की ऊंचाई को S से दर्शाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्षेत्रफल बस बताया गया है। तो हम घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक में L+B × H। इसे याद कैसे करेंगे? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई धन चौड़ाई कोष्ठक में रहेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठक में LB + BH + HL। मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L × B × H। और घनाभ का विकर्ण होता है √L² + B² + H²। ये घनाभ का विकर्ण होता है। जब आपसे घनाभ का विकर्ण निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे। घन का आयतन बोलेंगे निकालने को तो ये वाला सूत्र उपयोग करेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा तो ये वाला यूज करेंगे। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोला जाएगा तो ये वाला यूज करेंगे। इस तरीके से घन और घनाभ हो गए। अब हम देखेंगे बेलन के बारे में। तो गाइज, बेलन का मतलब क्या होता है? बेलन का मतलब हमने आपको बताया सिलेंडर। बेलन को हम इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। तो ये आपको चित्र दिखा है, ये 3D में चित्र है। ये इस तरीके से कोई जो पाइप होता है जो कि ठोस होता है, दोनों तरफ से ठोस हो, खोखला नहीं। ये तो खोखला कहलाएगा, ये खोखला कहलाएगा, लेकिन ये क्या है? ठोस है। मतलब कि पाइप के अंदर जो है तो जैसे कोई लकड़ी है और लकड़ी को हम इस आकार में काट देंगे तो लकड़ी दोनों तरफ से ठोस रहेगी, तो ये आकार कहलाएगा बेलन का आकार। तो इसमें कुछ ऊंचाई होगी। जब इसकी कुछ ऊंचाई होगी तो उसे किससे दर्शाएंगे? S से दर्शाएंगे। और यहाँ पे ऊपर और नीचे ये वृत्त के आकार का एक साइज मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये आकार है, ये कैसा है? वृत्त के आकार का। जब वृत्त के आकार का है तो इसकी त्रिज्या होगी और इसकी जब त्रिज्या होगी तो उसकी त्रिज्या को हम R से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? R से। आपको दिख रहा होगा कि ये त्रिज्या बताया गया है R। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/r+h। और बेलन का आयतन होता है πr² होता है। इस तरीके से अब हम खोखला बेलन के बारे में जानेंगे। तो खोखला बेलन क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, बेलन को अगर अंदर की ओर अगर हम खोखला बेलन, सिंपल सी बात है, जो रोड बनने में जो पुल में पाइप यूज करा जाता है सीमेंट के, वो हमारा कैसा कहलाता? खोखला बेलन। तो उसकी कुछ दीवार होती है, स्वाभाविक बात होती है। तो इसका हमें केवल ये जानना है कि खोखला बेलन में 2 त्रिज्याएँ होती हैं। एक त्रिज्या होती है बड़ी और एक त्रिज्या होती है छोटी। जैसा कि आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसमें 2 त्रिज्याएँ दिखाई गई हैं। ये देखिए, एक त्रिज्या है R1 और एक त्रिज्या है R2। तो
एक त्रिज्या बड़ी है और एक त्रिज्या छोटी है, और ये बेलन खोखला बेलन की कुछ ऊंचाई है जिसको हम एस से दर्शाते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो खोखला बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr1 + r2 × h। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2π कोष्ठक में r1 + r2 × r2 - r1। गाइस ध्यान दें, r2 - r1 + h, ये आपको ये फार्मूला होता है। तो गाइज आपको ये ध्यान देना है, यहाँ पे r2 - r1 है ना। हमने आपको जो इसके पहले वीडियो बनाई गई है उसमें हमने आपको बताया है r1 - r2 किया। ऐसा क्यों करा है उस चीज़ को हम ज़रा सा समझेंगे। यहाँ पे r2 - r1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे r2 जो है तो बड़ा है, और बड़े से छोटे को घटाएंगे, बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या को घटाएंगे। ये हमको कॉमन सेंस लगाना कि आखिर यहाँ पे r2 - r1 क्यों कर रहा है, r1 - r2 क्यों नहीं कर रहा है, r2 में ही r1 क्यों कर रहा है, r2 में r1 माइनस क्यों कर रहा है। उसका सिंपल सा जवाब है कि भाई बड़ी त्रिज्या में छोटी त्रिज्या को घटाया जाएगा। अब वो जो हमने आपको हैंड रिटन फार्मूले बताए हैं उसमें हमने r1 को बड़ा माना, r2 को छोटा माना, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो फार्मूले सही है, लेकिन ये भी फार्मूला सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r2 बताया गया बड़ा है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आयतन का सूत्र होता है πr2² - r1², मतलब पाई कोष्ठक के अंदर बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस छोटी त्रिज्या का स्क्वायर। इस तरीके से अब हम जो है तो शंकु के बारे में देखेंगे। तो शंकु ये देखिए, आपको जो बर्थडे की जो बच्चे बर्थडे में टोपी पहनते हैं उसी के आकार का क्या कहलाता है, शंकु। और शंकु को इंग्लिश में कोन कहते हैं। आप समझते होंगे आइसक्रीम जो मिलती है वो कोन के अंदर आइसक्रीम क्रीम को डाला जाता है, तो ये इस आकार को हम जो है तो शंकु कहते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr+l, और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²s। गाइज यहाँ पे एक बात ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि ये जो शंकु का आकार है इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम त्रिज्या कहेंगे, और यहाँ से लेके पूरी ऊपर तक की दूरी को हम ऊंचाई कहेंगे, शंकु की ऊंचाई को h कहेंगे। और ये जो तिरछी लाइन है यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ ऊपर तक, इसकी कुल लंबाई को हम तिर्यक ऊंचाई कहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तिर्यक शंकु में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैपिटल L, एक चीज़ होती है शंकु की ऊंचाई एक चीज़ होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक होता है शंकु की ऊंचाई, और एक होता है शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या को r से दर्शाएंगे, शंकु की ऊंचाई को s से दर्शाएंगे, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को l से दर्शाएंगे। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या में एक संबंध होता है जो कि होता है l² = h² + r²। तो इसे हम आपको बताएंगे। फिर ये गोला देखने का मतलब आपको चित्र से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गोलक का मतलब क्या है। जैसे कोई धातु है, लोहा है, तो लोहे का कोई भी अगर गोला इस तरीके से लोहे से बना कोई गोला या पानी की बूंद गोलाकार में होती है तो ये गोला है। तो गोला का सूत्र हमें याद करना है। गोले का सूत्र क्या याद करना है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr² होता है। अब इसके बाद हमें जो है तो खोखला गोले के बारे में नहीं जानना, अब हमें जो है तो अर्धगोला के बारे में जानना। अर्धगोले का आकार कुछ इस तरीके से होता है, आप अच्छे से देख सकते हैं। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि जैसे कि ये जो गोला है, आपको ये जो गोला, इसे अगर हम आधी दूरी से हम काट दे तो इसके 2 टुकड़े होंगे, जिसमें से एक टुकड़ा हमें किस आकार का हो जाएगा, इस तरीके से। उदाहरण के तौर पर जैसे नींबू है, तो नींबू हमारा गोला हो गया, और नींबू को अगर हम बीच से काट के 2 टुकड़े बनाते हैं बराबर, तो एक टुकड़ा हमारा अर्धगोला कहला
जाएगा। तो अर्धगोले में भी कोई केंद्र होगा और वो केंद्र से किनारे तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ये आपको ध्यान देना है, अर्धगोले में त्रिज्या होती है। अब इस तरीके से इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला होता है, तो अर्धगोले का फार्मूला भी आपको याद रखना है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। तो गाइज इन फार्मूलों को आपको बहुत अच्छे से लिख लेना है, समझ लेना है और सबसे पहली बात याद कर लेना है। आई होप आपको 3D फिगर के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बेलन क्या है, घन क्या है, घनाभ क्या है, शंकु क्या है। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू सो मच।